सेवार्थ आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यह इनिशिएटिव जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जो कि यूपी में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, वह कवर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑप्शनल हटा के जीएस पेपर 5 और 6 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनका नंबर सेम ऑप्शनल वाला ही रहेगा, जैसे कि 200 और 200, यानी टोटल ये हुआ 400 नंबर का। इस पेपर 5 और पेपर 6 में कंटेंट्स हमारे जो हम 4 पेपर में पढ़ते हैं वही रहेंगे, यानी जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक जो हम पढ़ते हैं कंटेंट्स सेम रहेंगे। बस अंतर इतना है कि हमें यूपी के टर्म्स में पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम यूपी का है तो यूपी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। और यह इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेवार्थ आईएएस शुरू कर रहा है, जिसमें हम पर डे 2 लेक्चर कवर करेंगे और ऑलमोस्ट 25 से 30 लेक्चर में जीएस पेपर 5 और 25 से 30 लेक्चर में जीएस पेपर 6 कवर होगा। तो ये शेड्यूल आपका सितंबर 20 तक जाएगा, जिसमें ये दोनों ही पेपर समाप्त किए जाएंगे। साथ ही इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन सभी के साथ हम आपका मेंस का कॉपी इवैल्यूएशन भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पीसीएस के लिए, जिसमें कि क्वेश्चंस हम आपको हर लेक्चर के बाद या हर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे। जैसे कि अभी हम यूपी का, जैसे कि ये टॉपिक्स आप देख रहे होंगे, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट सिटीज़, साथ ही आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस, मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम्स, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। जब ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ 2-3 लेक्चर में हो जाएंगे ये, तब हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चंस हम आपको इन टॉपिक्स पे देंगे, जो कि आप हमें क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पे लिख के हमारे ईमेल आईडी पे आप भेजेंगे और हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम उसका इवैल्यूएशन करेगी। बस कंडीशन ये है कि आप QCA बुकलेट में ही दीजिए ये लिख के। कोई भी रफ़ कॉपी में या A4 साइज शीट में अगर आपने दिया तो हम वही इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि UPSC और UP PCS की जो मेंस की बुकलेट होती है कुछ इस तरीके की, जिसमें क्वेश्चन यहाँ लिखा होता है और ये खाली जगह होती है, इस बुकलेट में ही आप दीजिए, जैसे कि हम रिव्यू आपको आसानी से दे पाएँ। अब ये जान लेते हैं कि जीएस पेपर 5 और 6 का महत्व क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि पहले ऑप्शनल था, उसमें कुछ लोग को अनड्यू एडवांटेज मिल जाता था, खासकर से स्केलिंग हटने के बाद। तो वो चीज़ अब जहाँ तक है, ऐसा अनुमान है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब बन जाएगी, जिससे कि अब हम जितने मार्क्स जीएस में लाते थे, जैसे कि पहले होता था कि हम टोटल जीएस 1 से लेके 4 तक हम 400 मार्क्स का टारगेट रखते थे आउट ऑफ 800। अब इन 2 पेपर आने के बाद से, जो कि टोटल 400 मार्क्स के होंगे, हमारा टारगेट इसमें 200 का होना चाहिए। 200 यहाँ से, 400 यहाँ से, टोटल हुआ 600 प्लस 180 हमारा टारगेट होना चाहिए एस्से और हिंदी से। तो टोटल ये हो जाता है 780 नंबर पे दोस्तों, इस चेंज सिलेबस के साथ आपका इंटरव्यू कॉल कोई नहीं रोक सकता। अभी ऑप्शनल है तब भी 755, 758 इस तरीके से इंटरव्यू कॉल जाती है। जब ये ऑप्शन हट गया है और जीएस पेपर 6 और 5 के माध्यम से जब नंबर आएंगे
तो सबको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको मान लीजिए 210, 220, इवन 240 भी मिल सकते हैं। तो जब ये होगा तो आपका इंटरव्यू कॉल 780 नंबर पे कोई नहीं रोक सकता। पहले की तरह जैसे कि ऑप्शनल में आप जानते हैं मैथ्स ऑप्शनल, केमिस्ट्री ऑप्शनल, फिजिक्स ऑप्शनल, ये लोग 330 नंबर तक भी इन लोग को मिला हुआ है। जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं खास करके उन्हें तो ये ज़रूर पता होगा। तो जो ह्यूमैनिटीज़ वालों को डिसएडवांटेज रहता था अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब के सब जितने भी लोग मेंस लिखेंगे सबके लिए पेपर सेम आएगा। तो वो स्केलिंग का जो विवाद रहता था अब वो कहीं भी बिल्कुल भी यूपी के पेपर में हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए ये 780 नंबर, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ईज़िली आप अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। जैसा कि आप अपने अभी इस लेक्चर के माध्यम से आप देखेंगे कि हमारा कंटेंट कितना क्रिस्प है और कितना मेंस के लिए टारगेटेड है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। एंशिएंट सिटीज़ हम बाद में करेंगे। तो हिस्ट्री में जैसे कि जाएं हम, तो जैसे हम GS1 में हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसा ही सेम यहाँ भी रहेगा, बस यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखनी होगी। तो इस यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे कि साइट्स कौन कौन सी थी उस टाइम पे मेनली, और उनमें एक्टिविटीज़ क्या होती थी। एक्टिविटीज़ का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तरीके की एक्टिविटीज़। तो हिस्ट्री जैसे हम GS1 में पढ़ते हैं सेम वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे कि GS1 में हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि जिनके रिटन एविडेंसेस नहीं हैं, और प्रोटो हिस्ट्री यानी कि जिनके रिटन एविडेंसेस हैं। तो प्री हिस्ट्री में मेनली स्टोन एज आएगी, जिसमें कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है। और प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों ही रहेगा, एज ऑफ महाजनपदास, फिर मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये मेन टॉपिक्स हमारे रहेंगे हिस्ट्री के। इसी के साथ इन्हीं टॉपिक्स के माध्यम से हम सिविलाइजेशन भी कवर करेंगे और आगे जाते जाते हम कल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब भी कवर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूपी की एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ एल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। ये हमारा इंट्रो बन जाएगा। जब भी एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस सेंटेंस को एज एन इंट्रो यूज़ कीजिए। सिचुएटेड ऑन द गैंगेटिक प्लेन्स द रीजन वॉज ऑल्सो नोन एज मध्य देश। बैक इन एंशिएंट टाइम उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज मध्य देश। Many artifacts excavated reveal the antiquity of the region। फिर प्री हिस्टोरिक रीजन में पैलियोलिथिक एज से शुरू करते हैं। जब भी आप पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज इसे मेंशन कीजिए तो मैप ज़रूर बनाइए। मैप बना के मैपिंग ज़रूर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ मैंने किया हुआ है, पैलियोलिथिक साइट बेलान वैली और सिंगरौली वैली को मैंने मैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ये मैप बनाना आपको मार्क्स फैच करने में हमेशा एडवांटेज जिस पोजीशन पे रखेगा। हमेशा आप जो भी नॉर्मल लोग पॉइंट वाइज भी लिखेंगे उनसे आप 1 से 2 नंबर पर क्वेश्चन ज़्यादा ही अचीव करेंगे। और पर क्वेश्चन 1-2 नंबर अगर आप ऐसे मैपिंग कम से कम मान लीजिए 8 क्वेश्चन में करते हैं तो टोटल आपको 10 से 12 नंबर का फ़ायदा होगा, जो कि इन टोटल आपको 40 नंबर तक का फ़ायदा दिला सकता है। तो मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स, इन सब का यूज़ हम करते रहेंगे। मैं अपने नोट्स में इसको इंटीग्रेट करता चलूँगा। बेलान घाटी और बेलान वैली इज़ अ प्रोमिनेंट साइट ऑफ पैलियोलिथिक एज। Dwellers in this region initially used weapons or implements made of quartzite rocks for hunting, but over time flake tools made of shiny jasper and chet rocks began being used. Human remains have also been unearthed in Singrauli Valley at Sonbhadra and Chakia region of Varanasi.
तो साइट हमें पता चल गई। जब भी पैलियोलिथिक लिखिए तो इम्पोर्टेंट साइट लिखिए। साइट हो गई बेलान वैली और सिंगरौली वैली। अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इन एरिया का, ये लिखिए कि यहाँ पे क्वार्टजाइट रॉक्स के इम्प्लीमेंट्स बनते थे जिससे हंटिंग होती थी। तो हंटिंग वॉज अ मेजर ऑक्यूपेशन बैक देन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। ह्यूमन रिमेन्स भी बहुत मिले हैं यहाँ से। कहाँ से मिले हैं? सिंगरौली वैली से मिले हैं। तो ये रहे मेन ऑक्यूपेशन आपके, जिसमें क्वार्टजाइट रॉक्स के वेपन्स बनते थे, जिसमें हंटिंग जिसके माध्यम से हंटिंग हुआ करती थी। और फ्लेक टूल्स भी मिले हैं, शाइनी जैस्पर के बने हुए, चैट रॉक्स के बने हुए। और ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं सिंगरौली वैली, सोनभद्र रीजन, चकिया रीजन ऑफ वाराणसी। मेसोलिथिक एज में आते हैं। मेसोलिथिक एज में 3 साइट्स हमारी प्रतापगढ़ रीजन की ही है और 1 साइट मिर्ज़ापुर की है। प्रतापगढ़ रीजन वाली साइट कौन सी है? महादहा, डमडमा, सहारा, नहर राय। और मिर्ज़ापुर रीजन की है लेखाइया। इसको भी मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। इसको आप ऐसे वहाँ बना दीजिएगा। फीचर्स क्या हैं? हट ड्वेलिंग्स का कंस्ट्रक्शन, burial found at many sites including multiple skeletons in a single grave, weapons और implements। तो यहाँ की जो फीचर्स हैं मेसोलिथिक साइट्स के, वो ब्यूरियल्स हैं। हम प्री के लिए भी पढ़ते हैं कैसे सराय नहर राय, महादहा, डमडमा में कहीं 41 ब्यूरियल्स, कहीं 3 स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव, इस तरीके से हमें मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ। स्मॉल इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ स्टोन अलॉन्ग विथ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन फाउंड। तो जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, हम हिस्ट्री में स्टोन एज में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम देखेंगे वेपन्स का एडवांसमेंट होगा। वेपन्स छोटे हो जाएंगे, जैसे कि पैलियोलिथिक में वेपन्स बड़े थे, नियोलिथिक आते आते ये छोटे हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे और ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएंगे। तो यानी कि वेपन मेकिंग में एडवांसमेंट हम ट्रेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ वहाँ लिखिएगा ज़रूर। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? कोल डेवा इन प्रयागराज एंड लहुरा देव इन संत कबीर नगर, यहाँ मार्क्ड है। फीचर्स क्या हैं? मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अनबेक्ड ब्रिक्स एंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ स्ट्रॉ आर फाउंड। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अनबेक्ड ब्रिक्स एंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ स्ट्रॉ। ग्रेन कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग आल्सो डन इन दिस पीरियड। तो इस नियोलिथिक एज का मेजर फीचर जो है वो ग्रेन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग है, जो कि आगे जाके यही ग्रेन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग हमको सेटल्ड लाइफ की ओर लेके जाएगा। एग्रीकल्चर जब ह्यूमन करने लगेगा, सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ेगा। सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ेगा तो सिविलाइजेशंस बनेंगी। हमने पीछे देखा था ना, एक टॉपिक था हमारा सिविलाइजेशंस। तो सिविलाइजेशंस यहीं से शुरू होती हैं। आप पैलियोलिथिक से लेके चलिए, फिर मेसोलिथिक में बताइए कि क्या क्या हुआ। मेसोलिथिक का सिविलाइजेशन फीचर देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हट ड्वेलिंग्स, ठीक है। और ये यहाँ पे आके अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ होने लगे और ग्रेन कल्टीवेशन होने लगा, हार्वेस्टिंग होने लगा। तो ये सब सिविलाइजेशन ही है। सिविलाइजेशन अपने आप को आगे बढ़ा रही है। फिर ये ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते गांव बसने लगेंगे और महाजनपदा पीरियड में आप देखेंगे कि बड़े बड़े किंगडम इस्टेब्लिश हो जाएंगे। ऐसे ही यूपी की सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी। जो आज हम देखते हैं बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, सबकी शुरुआत एक ही जगह से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। Indus Valley civilization was the first urban civilization in South Asia, whose period has been dated between 3500 to 13 BC. उत्तर प्रदेश also contained a number of these sites. टोटल 8 साइट्स थी उत्तर प्रदेश में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको मैंने यहाँ पे मैप मार्क कर दिया है। आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही बना दीजिएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी साइट थी। आलमगीरपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हिंडन रिवर, हुलास इन सहारनपुर, बाड़ा गांव इन बागपत, मानपुरा इन बुलंदशहर, कैराना इन शामली, मोंडी गांव इन मुजफ्फरनगर। यहाँ पे मार्क्ड है। एग्ज़ाम में इसको हू बहू बना के आइएगा। फ़ीचर्स देख लेते हैं। फ़ीचर्स दोस्तों सेम रहेगा, फ़ीचर्स कुछ अलग नहीं रहेगा। जो हम GS 1 में पढ़ते हैं सेम फ़ीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे।
कुछ अलग नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन एंड टाउन प्लानिंग। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सेम है, बताया था मैंने। सिटाडेल वर ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास एंड लोअर टाउन्स वॉज इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। ड्रेनेज सिस्टम वेल कवर्ड थे स्टोन स्लैब से, जो कि ये दिखाता है कि ये प्रॉपर एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। Burnt bricks were used for construction of houses. Roads were laid down in north, south and east, west arrangement in a grid-like pattern. ये बना दीजिएगा। जितना आप रिप्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखेंगे, नंबर उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करेगा उसको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जितना आप सिंपल रखेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा चेक करने में आसानी रहती है। और जितनी आसानी रहेगी चेक करने में, जितना मैं एफर्टलेसली चेक कर पाऊँगा या एग्जामिनर चेक कर पाएगा, मैं या कोई भी हो या आप ही होंगे, तो नंबर 1-2 नंबर का अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। दे ऑल्सो ग्रू वीट, बार्ली, पल्सेस, सीरियल्स एक्सेट्रा। सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट विच वर यूज्ड इन ट्रेड। डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल रिवील रिलेशन विद अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस और ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो जब भी ये देखिए आप यूपी का ये रीजन देखिए, इस रीजन में एग्रीकल्चर अच्छा होता है, हमें पता है। वेस्टर्न यूपी का एरिया है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो यहाँ के जो प्रोड्यूस थे वो एक्सपोर्ट भी किए जाते थे दूसरे सिविलाइजेशंस में। हमें एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, तो यूपी क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है शुरू से एग्रीकल्चर का। ठीक है, आज भी यूपी का फूड ग्रेन में एक ऊंचा स्थान है, टॉप पे आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी यूपी का ये सिग्निफिकेंस आप लिख दीजिएगा। Religion. Pashupati seal has been found in Mohenjo-daro, in which a yogi has been depicted. Signs of phallic worship have been found. Phallic worship मतलब शिवलिंग की worship. Worship of mother goddess as goddess of fertility. एक important feature ये है दोस्तों कि यहाँ टेम्पल नहीं मौजूद थे, कोई टेम्पल नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़। ठीक है, फैलिक वर्शिप मिला है, मदर गॉडेस मिली हैं। ठीक है, रिचुअल बेथिंग मिला है, रिचुअल बेथिंग के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो पे रिचुअल बेथिंग होती थी। तो आप यूपी के कंटेक्स्ट में इसको लिखिएगा, रिचुअल बेथिंग, एविडेंसेस ऑफ रिचुअल बेथिंग वर फाउंड एट मेनी साइट्स। ठीक है, मोहनजोदारो अगर नहीं लिखना हो तो मतलब GS1 में, क्योंकि ये कॉमन है तो इसको चाहे तो ना लिखें, एक जनरल स्टेटमेंट लिख दें, एविडेंसेस ऑफ रिचुअल बेथिंग वर फाउंड इन साइट्स ऑफ यूपी। ठीक है, IBC साइट्स ऑफ यूपी, इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ आइडिया ना लग रहा हो एग्ज़ाम में कि ये यूपी के कंटेक्स्ट में पूछा गया है तो मुझे नहीं आता है, तो आप जनरल चीज़ें लिखिए जो आपने GS1 से लेकर GS4 तक लिखी है, पढ़ी है, वो लिख के आइएगा, खाली मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस चीज़ें वही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको साइट्स नहीं पता होंगी, आपको लोकेशंस नहीं पता होंगी। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक हो सकता है, GS2 वाली चीज़ों में यूपी स्पेसिफिक स्कीम ना पता हो। ठीक है, लेकिन उसको लिखिएगा ज़रूर। जैसे आप GS नॉर्मली सभी GS के पेपर के आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं, वैसे ही आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं पता होगा तो हालांकि पढ़ लेने में ही भलाई है, जितना आप तैयार होके जाएंगे, क्योंकि नया पेपर है, किसी को पता नहीं है कि किस तरीके से आएगा। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे अभी तक सारे पेपर में यूपी रिलेटेड GS से क्वेश्चन आया करते थे, वैसा ही कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। नो साइंस ऑफ इमेज वर्शिप और टेम्पल्स वर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बताया था मैंने कि यहाँ इमेज वर्शिप और टेम्पल्स नहीं मिले थे। स्क्रिप्ट, दे न्यू आर्ट ऑफ राइटिंग। मोर देन 400 स्पेसिमन ऑफ स्क्रिप्ट वर फाउंड इन एक्सकवेशन। स्क्रिप्ट वर रिटन इन राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट, यानी कि कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट हुआ करती थी। हम अभी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, फिर ऐसे जाते थे, फिर ऐसे जाते थे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में जैसे कि याद रहे। आइए आगे चलते हैं। अब आता है वैदिक एज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वैदिक एज डिवाइडेड होगा 2 पार्ट्स में।
अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. Iron Age, also known as Vedic Age, developed between 1500 to 600 BC. Rig Vedic period. During Rig Vedic period, the Aryans were mostly confined to the Indus region. Rig Veda refers to Sub-Sindhu or the land of 7 rivers. This includes 5 rivers of Punjab, namely Jhenab, Chenab, Ravi, Bias, Satluj, along with the Indus and Saraswati. ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं होगा वहाँ पे यूपी के कंटेक्स्ट में. Aryans pushed their way along the river Ganga and Yamuna from Sub-Sindhu and occupied northern India from the Himalayas to the Vindhyas. The area was called as Aryavarta or the land of the Aryans. During this period, the Aryans occupied vast areas in Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Bengal and other parts of North India. Main source of information of Vedic period is Rig Veda. अब हम देख लेते हैं ऋग वैदिक पीरियड की कुछ फीचर्स, जैसे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हुआ करती थी. फीचर्स पूछेगा तो आप ये सब लिख सकते हैं, सोशल फीचर्स, रिलीजियस फीचर्स या प्रैक्टिसेस पर फॉलोड. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कुल, डेट इज़ फैमिली, विश डेट इज़ क्लैन, ग्राम डेट इज़, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसको एडिट कर लीजिएगा. ग्राम डेट इज़ विलेज, कुलापा डेट इज़ हेड ऑफ द फैमिली, विच सजेस्ट दैट सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ से टेक अवे यही है कि सोशल प्रैक्टिसेस में हम क्या लिखेंगे, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी. कैसे पता, क्योंकि कुलापा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड कुलापा वॉज ऑलवेज अ मेल मेंबर. वुमेन वर गिवन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी. दे वर द मेंबर्स ऑफ सभा एंड विधाता. सभा और विधाता पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेजर डिसीजंस लेती थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. जैसे आज के डेट में स्टेट असेंबलीज़ हैं और पार्लियामेंट है, उसी तरीके से. They were allowed to pursue education and there was no instance of child marriage in the early Vedic period. देखिए कितना अच्छा समय था. No instance of child marriage. ठीक है, ये सब हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं. Women were allowed to choose their spouses under the गांधर्व विवाह सिस्टम. देखिए गांधर्व विवाह मतलब वही स्वयंवर. रिलीजियस प्रैक्टिसेस. पीपल ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड टू पर्सोनिफाई नेचर एंड इट्स वर्शिप. ठीक है, तो इस पीरियड में भी हमको इमेज वर्शिप देखने को नहीं मिलती है. इमेज वर्शिप और आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है. रैदर मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वॉज इंद्र, विच वॉज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ रेन. देयर ही वॉज ऑल्सो नोन एज पुरंदर और द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिविनिटी वॉज अग्नि, दैट इज गॉड ऑफ फायर. ही वॉज कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडियरी गॉड. Apart from the male divinities, few female divinities were also worshipped. Example: Ila, Aditi, Usha and Savitri. ठीक है, तो मेल, both male and female divinities were worshipped. ठीक है, तो इमेज वर्शिप नहीं होती थी. इनको हम सिंबॉलिक तरीके से वर्शिप करते थे. जैसे कि इंद्र को हम कहते थे गॉड ऑफ रेन. ठीक है, ऐसे ही सूर्य भगवान थे. ठीक है, ऐसे ही सारे गॉड्स थे. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें बदल जाएंगी और गॉड्स जो हम वह भी वर्शिप कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. आइए देखते हैं. ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड टाइम पीरियड क्या है, 1000 to 600 BC का. मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज डिस्कवरी ऑफ आयरन. ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ आयरन तो दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड में ही हो गई थी, लेकिन लार्ज स्केल यूज़ नहीं हो रहा था आयरन का. ठीक है, तो जैसे कि हम क्या देखते हैं, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ. अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन हमको मिल गया था. आयरन मिलने से क्या हुआ, हमने टूल्स बनाए, जैसे कि कुल्हाड़ी बनाई, एक्स और अन्य टूल्स बनाए. ठीक है, तो उससे हम लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट क्लियर करते गए. तो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है अपना यूपी वाला एरिया, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल वाला एरिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन में जहाँ फॉरेस्ट थे उन्हें हम काटते चले गए तो ज़्यादा लैंड फ्री हुआ हमारे लिए. उस लैंड पे हमने क्या किया, एग्रीकल्चर किया तो प्रॉस्पेरिटी हुई तो ट्रेड बढ़ा. ठीक है, अब यहीं से सेटल्ड लाइफ है ना, फिर विलेज, फिर यही विलेज आगे चल के किंगडम,
ठीक है। फिर यही किंगडम या तो लैंड आगे चल के कॉज ऑफ वॉर बने। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि तमाम वॉर हो रही है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, कलिंग वॉर हो रही है। ठीक है, तो ये सब इसी इसका रीज़न है, क्योंकि इंसान जब भी प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ता है तो उसको उसकी ग्रीड भी बढ़ती है उस प्रॉस्पेरिटी के प्रति। तो हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, फिर हमें लगा कि हम अगर और एग्रीकल्चर कर लें तो हम और ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, तो और ट्रेड हो सकता है। उसके लिए फिर हमने और लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब अपने पास नहीं है तो कहीं से तो लेना पड़ेगा, तो हम दूसरे का छीनेंगे। तो यही रीज़न है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है बहुत जानने की, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस ऐसा नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आप जानते रहेंगे तो समझने में आसानी होती है। आइए देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड इज डिस्कवरी ऑफ आयरन, विच नॉट ओनली फैसिलिटेटेड क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द अपर गैंगेटिक प्लेन, बट इट ऑल्सो प्रोवाइडेड ग्राउंड फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ आयरन इन सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट क्लियर करके अब हम लोग ईस्टर्न इंडिया की ओर बढ़ेंगे, यानी यूपी, एमपी, बिहार, ये वाले एरिया में अब सिविलाइजेशंस देखने को मिलेंगी। एविडेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वर फाउंड एट अतरंजी खेरा एंड जखीरा इन वेस्टर्न यूपी। ठीक है, साइट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी मौका मिले डाल दीजिए। इकोनॉमी देखते हैं, अब फीचर्स देखते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड के। ये सारे फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ ऑफ दिस पीरियड वॉज लैंड, which is indicated from the term राष्ट्र in later Rigvedic text. ठीक है, another important wealth included wheat, barley, rice was also called as vrihi. Voluntary contribution used to be there, which was known as bali. Political organization देखते हैं। Position of king became more important in this period, and the major function of the king was to acquire more land. मैंने बताया था। ठीक है, जहाँ पहले कुलापा होता था, हेड ऑफ द फैमिली, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई। जहाँ पहले सभा समिति होती थी जो कि सब सारे फंक्शंस देखती थी, वो भी कंटिन्यू तो करेगी, लेकिन यहाँ पे किंग सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस राजन वॉज सपोर्टेड बाय द नोबल्स एंड द ब्राह्मण्स। ठीक है, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ब्राह्मण्स अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा एक तरीके से हायरार्की बन जाएगी, जिसे हम वर्ण हायरार्की भी कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण्स अपने आप को टॉप पे रखेंगे और शूद्रा सबसे नीचे हो जाएंगे, और ये चीज़ बाय बर्थ हो जाएगी। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में ये बाय बर्थ नहीं थी, बाय मेरिट थी, लेकिन आगे चल के ये बाय बर्थ हो जाएगी। ठीक है, और इसी के चलते ब्राह्मण्स के इलेबोरेट रिचुअल्स, है ना, एक्सपेंसिव नेचर ऑफ प्रेयर्स एंड सेरेमनीज, इन सब रीज़न के चलते हेटेरोडॉक्स सेक्ट एग्जिस्टेंस में आएंगे, जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, और ये मासेस को अपील भी करेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मणिज़्म जैसे ऐसे रिचुअल, सेक्रीफाइस और ऐसे एक्सपेंसिव रिलीजन्स नहीं होंगे, बहुत सिंपल होंगे। ठीक है, संस्कृत का यूज़ नहीं करेंगे, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो मासेस को ज़्यादा अपील करेंगे। ठीक है, द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे इलेबोरेटेड मेनी रिचुअल्स टू गिव सुप्रीमेसी टू द राजन। ठीक, सोशल प्रैक्टिसेस देखते हैं। फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी gave undue advantage to the Brahmins, and they devised elaborate rituals in order to gain material reward from the king. Gave the concept of Gotra, which means lineage from a common ancestor. Brahmins advised the people to follow the exogamy of Gotra in matters of matrimonial alliance. Position of women started to decline in the society, and they were not the part of Sabha. But still education was allowed to them, and there was no instance of child marriage in this period. ठीक है, तो ना ही अर्ली वैदिक पीरियड में हमें चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है, ना ही लेटर वैदिक पीरियड में, दोनों ही पीरियड में चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलती। हाँ, लेकिन वुमेन की पोजीशन अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन पार्ट थी दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, बट यहाँ पे सभा की पार्ट नहीं रहेगी, उनको उनके रोल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ।
LVP लेटर वैदिक पीरियड का एक फीचर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सबसे टॉप पे लिखिएगा क्योंकि वुमेन की बात हो रही है। प्रायोरिटी पॉइंट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऊपर लिखा कीजिए हमेशा। हालांकि टाइम बहुत कम होता है, ये कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड गॉड्स लाइक अग्नि, इंद्र, वरुण एंड मित्र लॉस्ट देयर फॉर्मर रेलिवेंस एंड नाउ प्रजापति दैट इज ब्रह्मा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। ठीक है, considered as the creator of universe, who Brahma was considered as the creator of universe. Gods like Rudra, Vishnu also made appearances in the end of later Vedic period. The ascetic way of life, yani Sant Jeevan, was emphasized by many people, whereby one leaves the life of luxury and lives in isolation. ठीक है, through meditation, these people acquired spiritual knowledge, which were propagated through Upanishads. The greatest figure of this new school of thought of spiritualism was Vardhaman Mahavir एंड गौतम बुद्ध। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हेट्रोडॉक्स सेक्ट डेवलप होने लग गया है। ठीक है, कड़ी तपस्या की इन लोगों ने, निर्वाणा अचीव किया, स्पिरिचुअल नॉलेज अचीव की और लोगों को गाइड करने में लग गए। तो ये कब डेवलप हुआ ये चीज़? ये लेटर वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये रहे हम कुछ फीचर्स आपके, तो इसको लिखेंगे कैसे हम? ठीक है, फीचर्स ऑफ, जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद है, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन होगा, उसमें पूछा था कि लेटर वैदिक पीरियड में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो हमने कहीं पढ़ा नहीं होगा लेकिन वो पूछता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? तो एजुकेशन सिस्टम में हम ये लिखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। पहले तो आप इस पीरियड को डिफाइन कीजिए, मैंने इंट्रो बताया, इंट्रो दीजिए। ठीक है, इंट्रो के बाद सीधे सीधे लिखिए कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड was based on a guru shishya model where guru acquired prime importance na, and the school of ठीक है गुरुकुल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग was followed, गुरुकुल सिस्टम। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स यूज टू स्टे इन स्कूल्स until completion of their learning। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? एजुकेशन वॉज मोस्टली कंफाइंड टू अपर वर्णास। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग was discussion based and experiment based rather than rote learning। गुरु दक्षिणा सिस्टम was followed where at the end of teaching या education guru can ask anything as दक्षिणा from their students। ठीक है, और एक अच्छा फीचर क्या था कि देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन विद इन द स्कूल। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ध्यान दीजिएगा। विद इन द स्कूल ऑल स्टूडेंट्स यूज टू स्टे एंड
स्टडी टुगेदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी सोच सकते हैं, है ना। इस तरीके से देखिए, सरप्राइज़ एलिमेंट हमेशा मिलेगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, 1-2 मिनट लीजिए, ठीक है। उसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन अब जैसे मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन मैंने तब भी अटेम्प्ट की, है ना। और जितने भी मैंने नॉन लोगों से बात की, उनके अकॉर्डिंग मेरा ये अप्रोच ठीक था। तो आप भी इसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। आपने पढ़ाई इनफ की है। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप अपने ऊपर भरोसा रख के जाइए कि आपने इनफ पढ़ाई की है, और जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आप उसको काम माइंड से टैकल करेंगे, और ऐसे लिखिए जैसे कि आप पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हमेशा ऐसे लिखी जाती है जिसमें पढ़ने में आसानी हो, या जैसा आप पढ़ना पसंद करेंगे वैसे ही उसको प्रेजेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं इसका लेक्चर 2 के साथ। ओके, टाटा बाय।